बहुत बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल साहब। आपने 1984 में 1 लाख का लोन लेकर ये कंपनी शुरू की। उस वक्त आपके पास एक एम्प्लॉय था, योरसेल्फ, और आज आपकी कंपनी लिस्टेड है और 5000 से अधिक लोग गैलन फैमिली का हिस्सा हैं। उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपसे चर्चा शुरू करें इसके पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए, उसके पहले कभी संसद नहीं गए थे। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री चुने गए, उसके पहले कभी विधानसभा नहीं गए थे। उसी तरह से हम भी ऐसी किसी कॉन्क्लेव में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है और आपने सीधे मुझे यहाँ ला के बिठा दिया है। तो ये वो लोग तो मजे हुए लोग थे, तो हमारे साथ थोड़ी रियायत बरतिएगा। और ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूँ, तो मुझे उस रूप से मेरे बारे में वैसा कुछ मत सोचिएगा। कुछ हल्की फुल्की चर्चा इनके साथ कर लेंगे। थोड़ा बहुत अनुभव जो है, मेरी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो प्रश्न भी हल्के ही रखिएगा। अब आते हैं उस सवाल पे। गैलन ग्रुप की जब स्थापना 1984 में हुई, उसके पहले हमारे यहाँ पेरेंटल बिजनेस फूड ग्रेन के ट्रेडिंग का था। तो थोड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ के निकला ग्रेजुएशन करके, तो मुझे कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि साहब मुझे अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो कुछ हम छोटी मोटी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की। वो उनके लिए एक बड़ा सब्जेक्ट था 1 लाख रुपए देना उस समय, बट समहाउ उन्होंने हमारे लिए मैनेज करके दिया। और एक छोटी सी 9 वोल्ट के एक्सपेलर्स की एक तेल मिल मैंने लगाई। और वो जर्नी, एक आदमी, एक कर्मचारी, वही मेरा मैनेजर, कैशियर, लोडिंग इंचार्ज, सुपरवाइज़र, ऑल इन ऑल वही होता था। 2-4 लेबर साथ में होते थे। तो वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई और मुझे खुशी है कि आज गैलन ग्रुप में 2 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 1 मिलियन कैपेसिटी के 129 मेगावाट पावर का जनरेशन है। 5000 लोग उसमें काम कर रहे हैं। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे पिछले 15 सालों से लिस्टेड है। ये जर्नी यहाँ तक हम पहुँचा सके, ईश्वर की कृपा है और हमारे लोगों का, परिवार का, सबका उसमें सहयोग रहा है। जर्नी बहुत लंबी है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है, बट आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड एंड थैंकफुल टू गॉड। थैंक यू अग्रवाल साहब। ये कोई मामूली जर्नी नहीं है। 1984 में जो शुरू हुई, 15 साल पहले जो लिस्ट हुई, आप वन मैन आर्मी से कंप्लीटली सेल्फ मेड हैं। और ये मैं मानती हूँ आप सबके लिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, आप सबके लिए प्रेरणा का एक प्रतीक है। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब और भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ इस मंच पर, जो आपकी पहली बार मंच पर है, मोदी जी और योगी जी की तरह, मैं अपने आप को भाग्यशाली और बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे साथ मैं आपके साथ बात करने की मुझे ये बहुत खूबसूरत एक अपॉर्चुनिटी मिली। नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा माइक ऊपर रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर जी। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी स्टोरी ऐसी नहीं है। मेरी स्टोरी आपके सामने है। ऐसी बहुत सारी स्टोरी हमारे देश में है। बहुत से लोगों ने ग्राउंड से शुरू करके स्काई तक अपनी यात्रा पूरी की है। और ये जर्नी है, अभी गैलन की जर्नी, इट्स गोइंग ऑन, वी आर स्टिल वर्किंग। अब फ़र्क यही है कि पहले मैं सेना भी खुद ही था, सेनापति भी खुद ही था। अब मेरी भूमिका सेनापति की हो गई है, सेना बहुत बड़ी हो गई है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है हमारे रोल में, बट स्टिल जिन प्रिंसिपल्स के साथ काम कर रहे हैं हम लोग गैलन ग्रुप में, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग आगे इसको ले जाने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इसको निश्चित रूप से और अच्छी जगह तक पहुंचाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। आपके तजुर्बे के अनुसार मैं आपसे उसको मद्देनज़र रखते हुए, इनफैक्ट मैं आपसे एक 2-3 बहुत क्रिटिकल सवाल पूछना चाह रही थी, क्योंकि ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात है, नए भारत के निर्माण की बात है, कुछ हद तक नव निर्माण की बात है।
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य, जो एक अचीवेबल लक्ष्य है, आप बताना चाहेंगे उसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है और उसका इम्पैक्ट जनरल पब्लिक पर क्या होगा? देखिए, जैसा कि हम जानते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, बट हम सब ये भी जानते हैं और हमें समझना चाहिए कि हमारी एग्रीकल्चर इससे के रास्ते से जो ग्रोथ होनी है उसकी एक लिमिटेशंस है। तो हमारी ग्रोथ अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक 2025 में पहुंचना है तो इंडस्ट्री के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है, इंडस्ट्री का ही उसमें मेजर रोल है। और जहाँ तक उसका लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न है, अगर हम आज देखें, हम लोग जनरली ये मानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लोगों का जो जीवन स्तर है वो कंपैरेटिवली बेटर है। रीज़न एक ही है कि उन्होंने वो ग्रोथ पहले हासिल की जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि वो इसका इम्पैक्ट लोगों के जीवन स्तर के ऊपर उठने में होने ही वाला है। उसी तरह से हमारे देश में भी होने वाला है। तो लोगों के जीवन स्तर में एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की और क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जल्दी आई इसलिए उनकी जीवन का स्तर उठा। आप बताना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रोल कितना मायने रखता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सी पोर्ट्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, पावर जनरेशन, ये सारी चीज़ों का, सी पोर्ट्स का, इनका सबसे ज़्यादा अहम रोल है। रोड के बारे में तो हमको लगता है कि हम लोग जिस स्थिति में हैं 10 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज गडकरी जी हम लोगों के बीच में होंगे, ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, बट स्थिति संतोषजनक है और आने वाले दिनों में जो हमारी आवश्यकता है उसके अपेक्षा अनुसार इसमें प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी गति से हो रही है। रेल के मामले में भी सरकार के पास बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वंदे भारत वगैरह की स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई है, दूरी घटी है, संसाधनों का उपयोग बढ़ा है। लेकिन अभी गुड्स ट्रैफिक के मूवमेंट में, गुड्स ट्रैफिक के हैंडलिंग में अभी स्थिति हमारी संतोषजनक नहीं है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका लोड गुड्स मूवमेंट पे आने वाला है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट गुड्स मूवमेंट की स्थिति है वो भी उतनी संतोषजनक नहीं है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रेलवे कहती है कि 15% आप एडिशनल प्रीमियम दीजिए और प्रायोरिटी पे आप रैक पाइए। हम इसको सिंपली ऐसे लेते हैं कि हम अपनी एंट्री टिकट को खुद ही ब्लैक कर रहे हैं। वही हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रैक का मूवमेंट बढ़ाएं। वाई नॉट भारत वंदे भारत स्कीम इन गुड्स ट्रेन, अगर हम इसके ट्रेवल टाइम को आधा कर पाते हैं तो उसी स्टॉक से रेलवे के हम डबल ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो इस दिशा में थोड़ा रेलवे को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये एक समस्या है जिसके निदान की तरफ और फोकस करने की ज़रूरत है। पैसेंजर मूवमेंट ज़रूरी है, लेकिन ये गुड्स मूवमेंट भी हमारे इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। सी पोर्ट है, सी पोर्ट्स में भी हमारी हैंडलिंग अभी बहुत पुअर है। अभी भी जहाज़ वेटिंग लिस्ट पे रहते हैं जो विदेश से सामान लेके आते हैं। तो अगर इसमें और प्लेयर्स आएँ और कंपटीशन इसमें बढ़े तो ये फैसिलिटी और बेटर हो सकती है और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर इसका कहीं मोनोपोलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली उसमें जो है सर्विस उसकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। उसी तरह से हमारे यहाँ स्किल लेबर की बात करना, हमारे यहाँ स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, पूरी दुनिया को आज इंडिया के लोग चला रहे हैं। तो ये साधन हैं हमारे पास, नेचुरल मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कोयला है, सब कुछ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोल है वो भी उसी तरह का है कि हम विकास की बात करें और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर न हो तो विकास के बारे में बात करना, विकास के बारे में सोचना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा ही है। तो हमें गुड्स ट्रेन के लिए गुड्स मूवमेंट के लिए गुड्स ट्रेन वंदे भारत के रूप में चाहिए और ये आप समझते हैं हमारे लिए अनिवार्य है। यस। चलिए, मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय में आपकी बात पहुंचे और वंदे भारत पर गुड्स ट्रेन शुरू हो जाए। सरकार की बात करते हुए 2 सवाल, एक्चुअली 2 अलग सवाल हैं, पर क्योंकि समय हमारे पास कम है मैं एक में
दो भागों में पूछना चाह रही हूँ, एक ही सवाल। पहला जीएसटी, अब आप वन मैन आर्मी का एक हिस्सा रह चुके हैं, खुद ही आर्मी थे। आपने जब अपना बिजनेस अडॉप्ट किया 1984 में, आप स्क्रैप डीलर्स के साथ भी डील करते थे, जो एक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी के दृष्टिकोण से ख़ासतौर में जब आप स्क्रैप डीलर्स की बात करें, क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं? एक तो जीएसटी पे सवाल था, और एक थोड़ा हल्का सवाल वो ये है कि आपकी बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, सरकार तो क्लाइंट है ही आपकी, उनके उसमें भी थोड़ी सी लाइट ज़रूर डालिएगा, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वर्सेस सरकार। पर पहले जीएसटी पर। देखिए, जीएसटी एक्ट आने के बाद से जो मल्टीपल कंप्लायंसेस थे, मल्टीपल रिटर्न्स थे, निश्चित रूप से उसमें सरलता हुई है। एक रिटर्न से एक कंप्लायंस से काम हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जो मल्टीपल स्लैब्स हैं, ये थोड़े कम होने चाहिए, ये 3 स्लैब में आना चाहिए। ये तो एक बेसिक इशू हो गया। अब आपने स्क्रैप के बारे में कहा है, इसमें बड़ी समस्या है। अब जीएसटी में जैसे हम लोगों के रॉ मटेरियल में करीब 85% तो आयरन और कोल ये सब है, 10-15% के करीब में स्क्रैप का भी उसमें प्रयोग होता है। अब स्क्रैप हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, छोटे छोटे व्यापारियों से वो सप्लाई होती है, वो फैक्ट्री में आता है। जीएसटी विभाग उनको रजिस्ट्रेशन देता है, उस रजिस्ट्रेशन की स्ट्रेंथ पे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल जनरेट करते हैं। हम जब किसी सप्लायर को अपने यहाँ एंगेज करते हैं तो उसका केवाईसी करते हैं, उसका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड एटसेट्रा सब करके कि हाँ ये बोनाफाइड सप्लायर है। उसका माल आ गया, हमने उसको पेमेंट कर दिया, जीएसटी का फंड हम रिटेन करते हैं। फिर वो 20 तारीख को रिटर्न फाइल करता है। वो जब रिटर्न फाइल करता है तो वो जो जीएसटी उसने हमसे रियलाइज़ की है थ्रू बिल, वो इनका पोर्टल ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट को क्रेडिट दे देता है, और जब वो क्रेडिट दे देता है तो हम उनको पेमेंट कर देते हैं। अब उसके कुछ दिनों बाद विभाग जागता है कि साहब वो जिन लोगों से आपने माल खरीदा, उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ मैनिपुलेट किया, या आपको माल बेचने के बाद वो भाग गए, तो अब इसका पैसा आप जमा करिए, क्योंकि वो तो भाग गया। मेरा ये कहना है कि आप हमसे दोबारा जीएसटी की बात करते हो कि दीजिए, जो जीएसटी का अमाउंट हम दे चुके और जिसको सरकार वसूल नहीं पा रही है, तो सरकार अपनी असफलता या इन अदर वर्ड्स इनकॉम्पिटेंसी को हमारे ऊपर इम्पोज कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस इशू को 4 बार, अगर आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर जी तक मेरी बात पहुंच सके भारत सरकार में, उन 2021 से मैं लिख रहा हूं, 4 रिमाइंडर उनको भेज चुका कि ये प्रॉब्लम है, ये हम लोग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर हमारे प्रोसेस में कोई डिफेक्ट है तो आप हमको गाइड कर दीजिए, उसके अनुसार हम काम करें, ताकि हमारी आईटीसी में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। सरकार कोई नियम नहीं बनाती, कोई गाइडलाइन नहीं देती, सरकार अपने एसएससी से पैसा नहीं वसूल पाती और हमसे कहती है कि आप जमा कर दीजिए। ईजीएस्ट मोड ये है कि हम अपनी फैक्ट्री को उखाड़ के भाग नहीं सकते, कि कहाँ जाएंगे। तो दिस इज नो वे, देयर मस्ट बी सम रिड्रेसल सिस्टम इन द गवर्नमेंट। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम जिस सिस्टम में बार बार लिख रहे हैं उसमें तो हमने पूरे अथॉरिटीज़ को, राइट फ्रॉम द सेंट्रल टू स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, जीएसटी चेयरमैन, एवरीवन, 14 लोगों को मैंने लिखा। प्रॉब्लम सोल्यूशन तो छोड़िए, किसी का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। तो अगर यही रिड्रेसल सिस्टम है तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अगर है ये तो टोटली इनइफेक्टिव है, और इसका टोटल रिजल्ट ये आने वाला है कि जो लोग ऑनेस्टली टैक्स देना चाहते हैं वो डिस्करेज होंगे। अगर उनके साथ ज़बरदस्ती आप टैक्स वसूलेंगे तो वो उसी सिस्टम में से कहीं चोरी करके निकाल के उस टैक्स को भरेंगे, क्योंकि 2 बार टैक्स दे करके इंडस्ट्री चलाना ये पॉसिबल नहीं, कॉमर्शियली वायबल नहीं होगा। तो ये इस प्रॉब्लम का एक रिड्रेसल सिस्टम जरूर एक स्ट्रॉन्ग ऐसा होना चाहिए। आप विजिलेंस कर रहे हो, आप छापे मार रहे हो, आप इंक्वायरी कर रहे हो, अरे आपका एसएससी भाग गया तो मैं क्या करूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप अपने एसएससी से वसूलो ना, जिसने हम आपको एविडेंस दे रहे हैं कि हमारे यहाँ माल आया, आपने उसको रजिस्ट्रेशन दिया, जिसकी स्ट्रेंथ पे वो एम्पावर्ड हुआ कि वो ई वे बिल जनरेट कर रहा है, बिल जनरेट कर रहा है, हमसे टैक्स वसूल रहा है, और आप उससे नहीं ले पा रहे हो सरकार होके। हम ही एक निरीह प्राणी मिल गए हैं, गरीब आदमी, हमको आप डंडा किए हुए हो। दिस इज नॉट द वे, देयर मस्ट बी सम प्रॉपर सिस्टम।
थैंक यू सो वेरी वो एक मच। client list एक की आप- आपकी हाँ। क्लाइंट लिस्ट के बारे में बोल दीजिएगा। देखिए क्लाइंट लिस्ट Corporate वाले में versus- ये है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डील करने में सबसे बड़ी सुविधा प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या है कि कोई रेट्स का नेगोशिएशन है, पेमेंट की बात है, कुछ आपको करना है तो आप किसी से बात करके उनके यहाँ जो भी आपका बायर है आप उसको सेटल डाउन कर सकते हो। गवर्नमेंट सिस्टम में एक सेट नॉर्म से उनकी कोई पॉलिसी है या कोई रेट एक महीना पहले तय हो गया, उसी रेट पे लेंगे, उसी पॉलिसी से लेंगे। कोई प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को वो कंसर्न ऑफिसर या डिपार्टमेंट ठीक भी करना चाहे तो इतना बड़ा चैनल है कि वो चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। दूसरा कभी कभी ये भी होता है कि आपका पेमेंट वगैरह गवर्नमेंट सिस्टम में पड़ा है, इतने देर से आता है, तब तक आप NCLT पहुंच जाते हो। हैं। वो हो भी रहा है जी, बिल्कुल। तो उस समय ये लगता है कि अगर आ भी गया कभी, तब तक आपकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है। तो इट इज ऑलवेज कंफर्टेबल डूब एंड जाएगी बेटर तब टू तक। बी डील विद प्राइवेट सेक्टर। थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब। जाते जाते एक संदेश आपको बता दूं, अग्रवाल साहब कवि भी हैं, लिखते भी हैं, और आपने मुझे जो बात कही थी वो ज़रा प्लीज़ पढ़ के बताइएगा। और ये मुशायरे और सम्मेलन कम से कम 2 बार अटेंड करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं। जाते जाते एक संदेश। जी, देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सबको समझ लेना चाहिए। इजी टास्क नहीं है। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत, लगन, समर्पण के साथ काम करना है। आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होनी चाहिए और आपका लक्ष्य के प्रति वही अर्जुन वाला रवैया होना चाहिए कि मछली की आंख में ध्यान लगी हुई है। उसी तरह से आपको काम करना चाहिए और असफलताएं रास्ते में आएंगी। ये नहीं हो सकता है कि आप वन वे ट्रैफिक की तरह चलते चले जा रहे हैं और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा। असफलता आएंगी, उनसे घबराना नहीं चाहिए। और उसके लिए 2 लाइन मैंने लिखी थी, वो इस औद्योगिक सफ़र में डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद ABP न्यूज़ को, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को यहाँ आने का अवसर दिया। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने मुझको झेला, सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।